अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो नवीद भाई, एक ही सवाल है आपसे। बीइंग अ HR पर्सन, HR का क्या फ़ायदा है कंपनी में? एचआर का क्या फ़ायदा है? ये आपने सवाल तो बहुत छोटा सा किया है, लेकिन इसके हाँ, पीछे एक पूरी एक कहानी पूरी है। मेरा एक जो है ना वो दर्द है। हाँ, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है कि एचआर के बारे में लोग काफ़ी काफ़ी। लोग तो यही बोलते हैं HR तो बस अचार डालता है कंपनी में, ये भी बोलते हैं लोग। अचार की आजकल आपको पता है कॉस्ट हाँ। क्या है और अचार में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मतलब आप बताएं कि वैसे ये सवाल हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी HR की वैल्यू तो होती है कंपनी में, बड़ी कंपनीज में। तो यही मैं सवाल था बेसिकली। तो सीरियस बात है कि HR की क्या वैल्यू है कंपनी में। देखिए, अगर एचआर की फ़िलॉसफी समझना ज़रूरी है कि एचआर होता क्या है और काम कैसे करता है। एचआर का काम क्या होता है कि एचआर पहले कंपनी की अपनी एक फ़िलॉसफी होती है। हर कंपनी का एक मिशन स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव होता है फॉर्म करने का। जो भी कंपनी का मिशन या जो भी फ़िलॉसफी कंपनी लेके चल रही है, उस फ़िलॉसफी को बेसिकली एचआर आगे लेके चल रहा होता है और उस फ़िलॉसफी को एचआर सपोर्ट कर रहा होता है कि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं। ज़ाहिर है हर बिजनेस एचआर के अंदर बहुत सारे कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा होता है। चाहे लेट्स से सप्लाई चेन है, वो एक अपना उसका काम है, वो काम करेगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसका जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट या जो भी काम है वो कर रहा होगा। इस तरह फाइनेंस अपना काम कर रहा होगा। इसी तरह प्रोक्योरमेंट वगैरह और जो सप्लाई चेन का पार्ट होता है वो अपना काम कर रहा होता है। जो एचआर होता है वो एचआर ना सिर्फ लोगों को देख रहा होता है, लोगों को सपोर्ट देने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए बैठा होता है, कंट्रोल्स बिल्ड करने के लिए बैठा होता है, बट ऑल्सो एचआर जो है, जो कंपनी की ऑब्जेक्टिविटी होती है उसको मीट करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर कंपनी की कोई एक फ़िलॉसफी है, एक ऑब्जेक्टिव है कि उसको लेके चलना है, तो एचआर उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा होता है। चाहे वो ओवरऑल एचआर के सेगमेंट में बात करें या उसके वर्टिकल्स में बात करें, कि जैसे फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट है। अब अगर आप ये बात करें कि एक एक्सपेंशन है किसी कंपनी की, उनको एक एक्सपेंड करना है विद इन द सेम लोकेलिटी या मे बी इंटरनेशनली, वो कंपनी मूव ऑन कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, तो उसमें लोगों को हायर करना है, वहाँ पे रिक्रूट करना है। किस तरह के लोगों को रिक्रूट करना है, किस तरह की लेवल होना चाहिए, कि उसका जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हायरार्की क्या बननी चाहिए, वहाँ पे लोगों की सैलरी उस किस किस लेवल पे क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम मीडियोकर्स रखते हैं तो उनकी सैलरी लेवल क्या है उधर उस कंट्री में, या लेट से लोकली जो है रिसोर्स कितनी आसानी से अवेलेबल है नहीं है, या रिसोर्स को जो है हमें लेट से हायर करना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज से। रिटेन कैसे करना रिटेन है? कैसे करना है उनको ट्रेन कैसे करना है, उनसे अपना कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे फोकस करना है। क्योंकि देखें, अगर कंपनी अपना फोकस नहीं बताएगी लोगों को, जो कि एचआर के थ्रू ट्रांसलेट होता है ना, तो अगर नहीं बताएंगे तो कभी भी लोग जो है मतलब उसको फॉलो नहीं करेंगे। हर कंपनी कोई भी हो, उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, टू बी फॉर्मिंग और टू बी एनीथिंग, कि भाई हमने ये कंपनी की जो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप रखा है वो यूँ रखा है, हम ये करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी एग्जांपल दूं। नेशनल फूड्स का मैंने सुना था, मिशन था कि 2020 तक वो 50 बिलियन की कंपनी बनेगी, उनका एक ऑब्जेक्टिव था। हम्म। उन्होंने लोकल मार्केट देखी तो ज़ाहिर है लोकल मार्केट में बड़े प्लेयर्स भी मौजूद थे, तो जो जैसे शान फूड्स हो गए और इस तरह के जो बड़े नाम हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम शायद इस हद तक नहीं जा सकेंगे, तो हमें फिर एक्सपेंड करना है और हम इंटरनेशनल जाएंगे। एंड देन दे वेंट इंटरनेशनली और उन्होंने अपने जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो उस तरह अचीव किए। तो कंपनी किसी भी पर्पस के लिए मौजूद होती है। ज़ाहिर है जो कमर्शियल कंपनियां होती हैं वो तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही होती हैं मैदान के अंदर, और उसको अचीव करने के लिए वो अपना गोल सेट करती हैं, अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेट करती हैं, और उसके बाद वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को वो गोल्स असाइन कर दिए जाते हैं थ्रू कंपनी का जो भी सीईओ है या जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसमें जो एचआर का रोल होता है कि मिसाल के तौर पे अगर एचआर अच्छी रिसोर्स नहीं ला के दे तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आईटी की कोई कंपनी है और आईटी में आप लेट्स से सॉफ्टवेयर डेवलपर ही हैं,
और अगर आपको अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं मिल सका, या अगर मिल गया और चला गया छोड़ के जल्दी, तो उसमें कंपनी का लॉस होगा। क्योंकि देखें एक तो अच्छा रिसोर्स फाइंड करना, उसको इंडक्ट करना, ऑनबोर्ड करना, और उसके बाद उसको रिटेन करना, ट्रेन करना, और उससे अब कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी अचीव करवाना, ये सारा एचआर का ही रोल होता है। क्योंकि एचआर सिर्फ ये नहीं होता कि एम्प्लॉय को ले आई, ऑनबोर्ड करा और ऑनबोर्ड करने के बाद छोड़ दिया, उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल और डिफरेंट। अब देखें, इसमें और भी आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं बहुत सारे। ठीक है, इसमें सबसे पहला इल्ज़ाम ये है कि भाई आपने जो हायरिंग करी है, और आजकल का जो एआई का ज़माना है तो उसमें जो है वो आप हायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपने जो हायरिंग करी है वो ऑफ कोर्स लिंक्डइन या फेसबुक या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट अवेलेबल हैं, वहाँ से आपने हायरिंग कर ली। अच्छा, आपको मार्केट का जो स्टेटस है कि ये एम्प्लॉय कितने का है, क्या है इसकी सिचुएशन, तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाती है। फिर जब हायरिंग करके आप प्रोफाइल देते हैं तो वो ऑफ कोर्स जिस टीम में जाना होता है वो टीम लीड उसका इंटरव्यू लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब उसकी सैलरी बननी होती है तो फाइनेंस वाले आपको गाइड करते हैं कि भाई फाइनेंस वालों ये बनानी है सैलरीज की। या फिर अगर कोई KPIs हैं जो कि परफॉर्मेंस का जो है उनके क्राइटेरियाज हैं, वो भी आपको टीम लीड से मिलता है। अगर बिहेवियरल इशू है वो भी टीम लीड से मिलता है। सेल्स वाले सेल्स लेके आ रहे हैं, डेवलपर्स अपना काम कर रहे हैं, तो HR अगेन गायब नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो क्या ऐसे ही है या ब्लेंड हो जाता है वो उसके अंदर, समझ दिखता नहीं है HR? अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसमें मैं एक दो चीज़ें आपको पहले तो बता दूं कि अगर तो सैलरी की बात है, सैलरी डिसाइड करने की या सैलरी पे करने की, उसका फाइनेंस से बहरहाल अब कोई ताल्लुक नहीं होता। एक दौर था जब इवन दो फाइनेंशियल क्लोजर के लिए भी HR को फाइनेंस की ज़रूरत होती थी, और फाइनेंस हर जगह नज़र आता था। यहाँ से लेके पाकिस्तान से लेके मैं आपको मिडल ईस्ट तक की बात कर रहा हूँ, और बाहर तो पहले ये चेंज आ चुका है। ये चेंज 15-20 साल पहले देखा गया है कि पहले मिसाल के तौर पे पेरोल जो है यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ फाइनेंस। चूँकि बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसकी वजह से ये चीज़ मूव करके HR में कर दी गई है, और HR के खासकर सॉफ्टवेयर इतने स्मार्ट हैं कि कोई ऐसे टेक्निकल आदमी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। 1 क्लिक अवे जो है ना JV भी बन जाती है आपकी, और JV जो है पोस्ट भी जाती है जेल में जाके। क्लबिंग दी कॉस्ट, उसमें कॉस्ट काफी इस तरह के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसमें मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल्स होता है, अपना अटेंडेंस भी ले रहा है, वो सैलरियां भी बना रहा है, सब कर रहा है वो काफ़ी। अच्छा, अब ये आपका सवाल था कि मेन सवाल आपका ये है? मेन सवाल मेरा ये है, देखें मैं बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, मैं आपको सिंपल बता दूं कि क्या HR इसमें से गायब दिख रहा है सारे प्रोसेस में, या HR इन सब प्रोसेस में ब्लेंड हो जाता है, दिखता नहीं है, कर रहा है काम? दोनों एलिमेंट्स हैं इसमें। देखें, कुछ इट डिपेंड्स कि कंपनी की ऊपर वाली जो टीम बैठी हुई है, जो लीडर्स हैं, वो किस तरह HR को यूज़ कर रहे हैं। देखें, कंपनी की जो फिलॉसफी होती है ना, वो ऊपर से ही डिफाइन होती है। जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट बैठी होती है, समटाइम CEO, समटाइम मैनेजमेंट डायरेक्टर, समटाइम बोर्ड, के HR को किस हद तक जो है ना काम करना है। बात इट डिपेंड्स के ऊपर जो बंदा या जो भी टॉप नॉच शख्सियत बैठी हुई है, उसका ज़्यादा जो है ना रुझान किस तरफ है। लेकिन अब डेफिनेटली लोगों को पता है कि HR का काम क्या है। यहाँ आपने देखा होगा HRBP जो सोल्यूशन आया है, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनरिंग का जो एक कॉन्सेप्ट आया है कि बिजनेस के जो मामलात हैं, बिजनेस को जो हेल्प चाहिए HR की तरफ से, जिस तरह की फैसिलिटेशन चाहिए, वो पार्टनर जो है HR स्पेशलिस्ट से करके उनको प्रोवाइड करता है। यानी देयर इज़ अ ब्रिज बिटवीन दी HR एंड द बिजनेस। जो भी बिजनेस है उसको किस तरह सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो HR बिजनेस पार्टनरिंग वाला जो रोल है वो प्ले कर रहा होता है, और इस तरह के तमाम मसाइल को सॉल्व कर रहा होता है। और मैं आपको दोबारा इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि जो HR जो नज़र नहीं आ रहा होता, HR जो बाज़ वक़्त ब्लेंड हो जाता है चीज़ों में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में नज़र नहीं आ रहा होता, लोगों के मसाइल बाज़ वक़्त इतने क्लियर कट शायद पहुंच भी रहे होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट शायद उसको इतना फोकस नहीं कर रही होती है, क्योंकि उनकी अपनी एक प्रायोरिटी होती है, मार्केट की सिचुएशंस होती हैं। इस टाइम देखें, अगर पाकिस्तान की भी बात की जाए तो ये एम्प्लॉय मार्केट नहीं है, इट्स क्लियर कट एम्प्लॉयर मार्केट। तो एम्प्लॉयर इस टाइम एम्प्लॉयर भी मार्केट मैं नहीं कहूँगा, बल्कि जो सिचुएशन जो हालात हैं इस टाइम बहुत बुरे हैं। इस टाइम मतलब बुरे इन अ सेंस के बिज़नेस जो है ना बंद होने की सिचुएशन है, अच्छी इंडस्ट्री लग नहीं रही है, नई इंडस्ट्री लग नहीं रही है, लोगों को जॉब मिल नहीं रही है। और इसी वजह से मैं हमेशा फोकस करता हूँ, लोगों से ये कहता हूँ कि ज़रूर अपना काम करें आप।
फॉर्मिंग पे फोकस करें। एक दौर था, आपको याद होगा, जो कुछ एक लीडर थे, जो लीडर हैं हमारे, जिन्होंने कहा था कि ये मुर्गी और बकरी और गाय पालो तो उसका फ़ायदा होगा। तो आज लोग उसको रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, उन लोगों ने उनको ही हटा दिया। उनको हटा दिया, लेकिन अब जो जो लोग इस काम पे आ गए अच्छा थे आइडिया है जी, ये क्योंकि आपका अपना काम है और इसका फायदा आपको पहुंचेगा। तो शहर में कैसे पालेंगे? अब शहर में हम जैसे रहते हैं तो हम कैसे पालेंगे? सर शहर में अगर मैं कराची की अगर आप बात करते हैं तो कराची में हजारों फार्म्स हैं यहाँ पे। मतलब अलग से आपको करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको देखें अपनी बिजनेस लाइन ज़रूर सेट करनी पड़ेगी। यानी कि आपको अगर अपना, मिसाल के तौर पे अगर आप अपना फार्म कोई भी बनाते हैं लाइव स्टॉक का, मिसाल के तौर पे बकरियों का ही बनाते हैं, तो बकरियों का फार्म के बनाने के साथ साथ चूंकि जो इसकी मेन बिजनेस कॉस्ट है उसको आपको फोकस करना पड़ेगा कि मेरी ओवरऑल बिजनेस की कॉस्ट है क्या। एक तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कि आपने 100 बकरियां पाल ली, अब 100 बकरियों को आपको खाना भी खिलाना है, मेंटेन करना है। हाँ, मेंटेन करना है, उनको उनको दवाइयाँ भी देनी है, उनको जो है लेबर भी प्रोवाइड करनी है। तो जो मेरी समझ आती है चीज़, वो उनकी सबसे बड़ी कॉस्ट इस टाइम जो है ना, जो मैं समझता हूँ 30 to 40% है, वो उसका चारा है। तो आपको उसकी बैक इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे अपने लिए, आहिस्ता आहिस्ता से। आई एम श्योर कि ये वन डे सोल्यूशन नहीं है। आपने अगर अपना फॉर्म बनाया है तो आप अपना चारा भी खुद लगाएं। अब वो चारा किस तरह लगाएंगे, ये सोल्यूशन भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको शायद 4 एकड़ 2 एकड़ कहीं ज़मीन रेंट पे लेके आप उसमें चारा लगाएं। चारे के बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशन हैं। CO5 एक चारा मौजूद है जो अगर आप लगाते हैं तो वो आपको 4 से 5 फसलें साल में देता है, और वो फसलें जो है वो आपकी बकरियों के, आपके गायों के, दूसरे जानवरों के काम आती हैं खाने के लिए। तो आप मेजर कॉस्ट जो भी थी आपकी 30-40% को वैसे ही आप कट डाउन कर सकते हैं 50% पे, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली आपको होगा। अच्छा, तो बेसिकली आपकी बात से जो मैं समझाऊँ ये समझाऊँ कि HR काम करना चाहता है, लेकिन अगेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। आइडिया दे भी दें अगर वो अपर मैनेजमेंट को, तो पॉसिबिलिटी है कि वो उनको रोक रहे हो, इसलिए HR कुछ कर नहीं पा रहा हो। बाज़ ये जो रिस्ट्रिक्शन की आपने वर्ड यूज़ किया, ये रिस्ट्रिक्शन या ये एक तरह से बॉन्डिंग जो है, या उनको एक तरह से लिमिटाइज करना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर वाले कर रहे हो, बल्कि हो सकता है बिजनेस ही नहीं चाहे कि HR, मतलब वो उनके मोटिव्स में ही ना हो कि भाई हमसे HR इतना ज़्यादा हमसे इंटरेक्ट ना करे, या HR इतना ज़्यादा पेनिट्रेट ना करे चीज़ों को। क्योंकि ज़ाहिर है, जब देखें अगर आप अप्रेजल की भी बात करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर आप करते हैं, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में पहले एक होता था बेल कर्व सिस्टम जो अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ होता था, जिसमें फोर्स रैंकिंग की जाती थी लोगों को कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी लाइन के अंडर में मिसाल के तौर पर 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उनको फोर्स रैंक किया जाता था। अगर उसमें 3 लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे करते हैं, तो लेकिन उसको आपको फोर्स रैंक करके एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से आपको सेटअप करना पड़ता था। वो अप्रेजल सिस्टम नॉर्मली पहले चलता था, बट अब वो पाकिस्तान में भी एज सच नहीं चल रहा अच्छी कंपनीज में। अब कॉम्पिटेंसीज बेस्ड सिस्टम चल रहा है, जो अच्छी कॉम्पिटेंसीज है, जो भी कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड टू स्पेसिफिक जॉब है, वो पहले उसको डिफाइन की जाती हैं, उसके बाद उस पर ट्रेन किया जाता है उस एम्प्लॉय को, उसके बाद उसकी जो है वैल्यूएशन होती है। अगर वो उस कॉम्पिटेंसीज को एम्प्लॉय मीट करता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, अदरवाइज वो उसको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। तो अब ये एक नया सिस्टम है जो तेज़ी से जो है ना स्प्रेड आउट हो रहा है, और वो दूसरी अच्छी कंट्रीज़ में, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, उसमें ऑलरेडी चल रहा है वो सिस्टम। ठीक है। अच्छा, HR को हायर करना है अगर, तो कितना साइज ऑफ कंपनी का साइज कितना होना चाहिए मिनिमम कि जो HR यहाँ रिक्वायर्ड हो? देखिए, ये डिपेंड करता है कंपनी के अपना साइज़ के ऊपर। अगर मतलब मिनिमम क्या, छोटी कंपनीज भी तो होती हैं, तो वो कितनी छोटी कितनी बड़ी हो कि फिर अब HR की ज़रूरत पड़े, या वो खुद हैंडल कर सकती हैं? देखिए, अगर कंपनी देखा ये जाए कि अगर सोल प्रोप्राइटर बंदा जो भी अपना बिजनेस रन कर रहा है, तो वो अपना काम खुद कर रहा होता है, वो खुद HR भी होता है, वो खुद सभी होता है, सब कुछ होता है, तो वो भी एक कंपनी तो है ही ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो HR वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है खुद से। लेकिन अगर कंपनी 2 या 10 या 15 या 20 या 50 लोगों की भी है, तो उसको HR की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि HR जो है एक तो रिसोर्स हायरिंग के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है। अगर तो जो रिक्रूटर है वो अच्छा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है और वो अपने जो काम को अच्छी तरह समझता हो। दूसरा वो एक न्यूट्रली जो है ना चीज़ों को प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ अप्रेजल सिस्टम। क्योंकि देखें, HR अगर जो ऊपर सेट है या ऊपर जो भी ओनर है, डेफिनेटली अगर उसको एक वो चीज़ों को देखेगा तो वो अपने हिसाब से उन लोगों को ज़्यादा देखेगा जो उसकी डायरेक्ट DRs होंगे, यानी कि डायरेक्ट रिपोर्टीज होंगे, उनको फोकस कर रहा होगा। लेकिन HR ऐसा नहीं करेगा। HR करेगा अक्रॉस द बोर्ड, वो पूरी बिजनेस को, तमाम लोगों को फोकस कर रहा होगा कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 50 लोग हैं
तो मैंने 50 की 50 लोगों को इवेल्यूएट करना है और उनको जो है उनकी जो सैलरी रेज करना है, उनकी इंक्रीमेंट्स करना है, प्रमोशंस करना है, उनके मसले देखने उनके मसाइल देखने हैं। लेकिन चूंकि देखें अगर 50 छोटी सी कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है 50 लोगों की, जो ऊपर ओनर बैठा हुआ होगा वो ज़्यादा फोकस अपने डीआरस को करेगा कि मैं अपने डीआरस को नवाज दूँ, बाकी को मिले ना मिले। ये सच ह्यूमन नेचर है एक्चुअली। तो उस चीज़ को भी देखा जाता है। और दूसरा ये होता है बाद वक्त इन्फ्लुएंस होता है लोगों का, ठीक है, तो वो लाइकिंग डिसलाइकिंग का फैक्टर होता है। लेकिन एचआर को अगर इंडिपेंडेंट रख के उससे इस तरह के काम कराए जाएं, फिर एग्जिट है लोगों का, एग्जिट सेफ एग्जिट होना चाहिए, तरीके से लोगों को एग्जिट इज्जत के साथ एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि जब एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है तो वो सुतेला सा हो जाता है, तो उस चीज़ को, उस एलिमेंट को भी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इट्स अ प्रोफेशनल वो भी तो नोटिस पीरियड में फिर अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता ना। नहीं तो फिर उसके भी बहुत सारे सोल्यूशन मौजूद होते हैं। क्या बोला, अच्छा भाई भाड़ में जाए सब, तो नोटिस पीरियड में हूँ। हाँ, लेकिन वो शायद एम्प्लॉय जब इस तरह की ज़्यादातर ह्यूमन नेचर के हिसाब से अगर आप इस पे हम बात करें, क्योंकि देखिए एचआर का काम क्या है, वो ह्यूमन को हैंडल करता है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में कि तो अगर एक एम्प्लॉय काम करता हुआ आ रहा है, उसके साथ ज्यादती होती रही अक्रॉस हिज टेन्योर, और जब वो जा रहा होगा तो जाहिर है वो फिर चीज़ों को हाँ वो ख़राब करने की कोशिश करेगा। ये सही में नेचर। तो ये सारे काम एचआर जब हैंडल करता है तो तरीके से हैंडल कर लेता है, क्योंकि लोग प्रोफेशनल बैठे हुए होते हैं। मैं समझता हूँ कि एचआर का जो काम है वो और रोल जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रोल है, क्योंकि ह्यूमन साइकी इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर एचआर जो है लोगों को तरीके से हैंडल करता है, प्रोफेशनली हैंडल करता है, तो चीज़ें प्रॉपर चली जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं। चलो भाई, नवीद भाई से हमारी बात हुई तो उससे ऐसा लगता है कि एचआर का काम सिर्फ एनुअल डिनर अरेंज कराना नहीं है और ना कोई पिकनिक अरेंज कराना है। एचआर के दूसरे भी काम हैं। तो नवीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमने आपके ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए, तो आप हमें कुछ बोलना चाहते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स को अपनी तरफ से? नहीं, मैं बिल्कुल अपने जो भी डिपार्टमेंट है, देखें अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उन जाहिर सी बात है उन डिपार्टमेंट का अपना अपना एक रोल होता है, अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। बस मैं यही कहूँगा कि उनको ये ज़रूर समझ आनी चाहिए कि एचआर उन्हीं के लिए बैठा हुआ है, उन्हीं को फैसिलिटेट करता है। एचआर ऐसा नहीं होता कि जब बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो एचआर जो सीईओ के पास जाके कहता है कि सारा बोनस मुझे और मेरे एम्प्लॉयज़ को दे दो, जो भी हेड ऑफ एचआर होता है। हमेशा वो ये कोशिश करता है कि तमाम एम्प्लॉयज़ में जो एक सहूलत से और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो उसकी, और सही लोगों को वो चीज़ मिल सके। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो एचआर को सपोर्ट करें फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, क्योंकि एचआर जो है लोगों के लिए काम करता है। और एचआर का स्पेक्ट्रम जो है बहुत बढ़ गया है। सिर्फ ये नहीं है कि एचआर रिक्रूटमेंट, कॉम्पनसेशन और ये सारी चीज़ें, पेरोल, पिकनिक, एनुअल पिकनिक। और एनुअल पिकनिक देखें, अगर एनुअल पिकनिक इज नॉट अ जोक, एक्चुअली एचआर क्यों करता है ये सारे के सारे रोल प्ले? एचआर इसलिए प्ले कर रहा होता है कि लोगों के दरमियान जो गैप्स है उसको खत्म करता है, एंगेजमेंट कर रहा होता है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ एंगेजमेंट करने से लोगों के जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। फैमिलीज को इंटरलिंक कर रहे होते हैं वो लोग, ताकि आपस में एक फैमिली वाला एक कॉन्सेप्ट और एक सिस्टम डेवलप हो, तो उससे लोगों को फायदा होता है। क्योंकि जितनी ज्यादा गैप कम होगा उतनी ज्यादा जो है ना आप एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे काम के दौरान। जैसे बड़ी शिप भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो बड़ी शिप होती है उसका मकसद ही यही होता है कि लोगों को फैसिलिटेट, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो है ना एक बड़ी असाइन कर दिया जाता है व्हेन समबडी जॉइंस इन अ ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे होता यही है कि उसको जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को समझने में मदद मिलती है, ओरिएंटेशन हो जाती है उसकी। सही। तो भाई आई होप के जो गलत फहमियाँ थी एचआर की वो क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो नवीद भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम इनको फ़ोन कर देंगे अगर आपके सवाल आएंगे तो उसके जवाब दे देंगे भाई नवीद भाई। बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। चले भाई, ठीक है। फिर इंशाल्लाह अगले एपिसोड में किसी और कोशिश करते हैं, किसी और डिपार्टमेंट को बुलाएं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।